वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है द डार्क शैतान। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी हिस्ट्री को दिखाया जाता है। इन द ईयर ऑफ 1600 में इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया पर आई, स्पेशली साउथ इंडिया पर। अब साउथ इंडिया तो नेचर से भरा हुआ था, तो वहाँ पर उन लोगों ने कुछ मसाले के चीजों को फाइंड आउट किया, वही लौंग, चकला, अदरक। सो अंग्रेजों ने इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब इसी प्रोसेस में उन अंग्रेजों ने अपने रिलीजन को भी प्रमोट करने लगे। छोटी मोटी चर्चेस बनाकर बाइबल का पाठ करवाने लगे। कई सालों तक ऐसा ही सिलसिला चलने लगा। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1880 में ज्यूस को मानने वाले कुछ लोग केरला तमिलनाडु के बॉर्डर में आए। इनके लीडर का नाम होता है फर्नांडिस। अब ये लोग भी अपने कल्चर को फैलाने के लिए कुछ विलेजेस को सिलेक्ट कर लिया जहाँ पर लिटरेसी बहुत ही कम थी। वो फर्नांडिस वहाँ के लोगों को कुछ अलग ही रिलीजन के बारे में और उसी तरह से रिचुअल्स के बारे में बताने लगा जो ब्लैक मैजिक से मिलती जुलती थी। लेकिन लोग इनके बातों पर यकीन नहीं करने लगे। फर्नांडिस के पास एक चहेता बंदा था, आर्मिलियस। तो इन दोनों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया लोगों को आकर्षित करने के लिए। फर्नांडिस के पास एक बहुत ही यूनिक किताब थी, मैलिशियस मैग्नेस। उस किताब की मदद से मरे हुए बंदे को भी जिंदा किया जा सकता था। तो आर्मिलियस उस किताब को पढ़कर वहाँ के गाँव वालों को कुछ मिरेकल्स दिखाने लगा। बाद में इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि गांव वालों को इस किताब की पावर दिखानी पड़ेगी, इसीलिए फर्नांडिस ने खुदकुशी कर ली। वो आर्मिलियस सारे लोगों को इकट्ठा करके कुछ रिचुअल को करने लगा उस फर्नांडिस को दोबारा जिंदा करने के लिए। उसी गांव में विक्टोरिया नाम की एक 13 साल की बच्ची थी जो उनके रिचुअल को देखा करती थी लेकिन मानती नहीं थी। अब फर्नांडिस जिंदा हुआ या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन काफी सारे गाँव वाले उस आर्मिलियस को फॉलो करने लगे। और कुछ साल गुजरने के बाद वो सारे अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ गाँव में अभी भी वो रिचुअल करते आ रहे हैं। लोगों का मानना होता है कि ये रिचुअल एक मेडिसिन की तरह काम करता है। इस प्रोसेस में ये लोग इंसान की भी बलि देने लगे थे। इनको ये नहीं पता कि ये लोग शैतान की पूजा कर रहे थे। सो ऐसे ही ये सिलसिला चलते आ रहा है। उसके बाद सीन 1973 में शिफ्ट होता है। इस जमाने के लोग भी वही पुराने कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं क्योंकि इनके बाप दादाओं ने किया। सो इसी गांव में मेर्सिलिन और उसकी बेटी आलिशा को दिखाया जाता है। फिलहाल मेर्सिलिन अपनी बेटी को कुछ कहानी सुना रही होती है। इसी दरमियान में बंद कमरे से एक औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एक्चुअली वो मेर्सिलिन की माँ होती है। मेर्सिलिन खाना लेकर अपनी माँ के पास जाती है। एक्चुअली वो कमरा पूरी तरह से बंद होता है, बस एक छोटा सा दरवाजा होता है खाना रखने के लिए। खाने को देखकर मेर्सिलिन की माँ उस खाने को रिजेक्ट कर देती है। मेर्सिलिन के हाथ से खाना नहीं लेती, जिसकी वजह से मेर्सिलिन आलिशा को खाना देकर भेजने लगती है कि बेटा अपनी नानी को खाना देकर आओ। पता नहीं क्यों मेर्सिलिन अपनी माँ को हमेशा उसी कमरे में बंद करके रखा होता है। आलिशा पूछने पर भी यही बात कहने लगती है कि नानी की तबीयत ठीक नहीं ना, इसीलिए। आलिशा खाना देने पर इसकी नानी बहुत खुश होकर खाने लगती है। उसके बाद सीन 1989 में शिफ्ट होता है जहाँ पर वही मेर्सिलिन की फैमिली को दिखाया जाता है। अब फिलहाल मेर्सिलिन की एक और छोटी बेटी होती है आयरीन, जो एक गूंगी बहरी होती है। और इसी तरह से आलिशा 12th क्लास में होती है। आलिशा स्कूल जाने से पहले अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ तुम ठीक हो ना, क्या आज मैं स्कूल ना जाऊँ? मेर्सिलिन कहने लगती है अरे मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं घर में ही रहूंगी, तुम अच्छे से स्कूल जाकर आ जाओ, मेरी फिक्र छोड़ दो। इस तरह से वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। दूसरे सीन में सागर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो वही आलिशा की क्लास में पढ़ता है और उसी तरह से ये आलिशा से बहुत प्यार करते रहता है, लेकिन आलिशा के पास जाकर प्रपोज करने से बहुत डर रहा होता है। एक्चुअली ये आलिशा क्लास में किसी से भी बात नहीं करती और ना ही इससे कोई बात करते हैं। सागर का फ्रेंड सागर से कहने लगता है अरे सागर, आज मदर आई थी क्लास में, हम 12th में है ना, कुछ दिनों के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद हम स्कूल को छोड़ देंगे, तो स्टडी करने के लिए कुछ हॉलिडेज मिलने वाले हैं। अगर हम स्कूल को आना बंद कर दिया तो तुम दोबारा आलिशा को देख नहीं पाओगे, तो यही अच्छा मौका है कि तुम आलिशा को प्रपोज करो। सागर की ग्रुप में एक लड़की भी होती है। वो लड़की कहने लगती है अरे सागर, तुम अभी उसको प्रपोज मत करो, हमारी पढ़ाई खत्म होने दो, जॉब हासिल करो, बाद में डायरेक्ट उससे शादी कर लो यार। एक और फ्रेंड कहने लगता है कि सागर, तुम उस आलिशा को प्रपोज मत करो, मैंने सुना है कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, बाद में तुम ही सफर करोगे। लेकिन सच बात यह है कि सागर बचपन से ही आलिशा को बहुत प्यार करते रहता है। बचपन से ही वो आलिशा ऐसे ही है, ना किसी से बात करती, ना उनके कोई रिलेटिव्स है, ना कोई उनके घर पर जाता। सारे लोगों को वो आलिशा पागल नजर आती है, लेकिन सागर को एक एंजल की तरह नजर आती है। डिसाइड कर लेता है कि ये प्रपोज करके ही रहेगा। खैर उसी दिन हम ये देखते हैं कि उस स्कूल के चर्च के ऊपर काफी सारे कव्वे मंडरा रहे हैं। उसी चर्च के अंदर कुछ नन्स और फादर
प्रे भी करते रहते हैं। उसी वक्त इस चर्च के अंदर मिर्सलिन आती है। चर्च का फादर मिर्सलिन को देखकर गुस्सा करने लगता है कि मिर्सलिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमको यहाँ पर आना नहीं चाहिए, जाओ तुम यहाँ से। मिर्सलिन कहने लगती है कि क्यों नहीं आना चाहिए फादर, क्या मुझ जैसे पापियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं? क्या मैं आपको पापी नजर आती हूँ? तुम्हारा गॉड तो सारे लोगों को माफ कर देता है ना, क्या मुझे नहीं माफ करेगा? मैं तो अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए आई हूँ। वहाँ की मदर मिर्सलिन को समझाने लगती है कि मिर्सलिन तुम फिलहाल यहाँ से जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आज हमको बहुत सारा काम है। मिर्सलिन कहने लगती है कि फादर मैंने काफी सारे चर्चों में जाकर जीसस से बात की, वो जीसस मुझसे बात भी करने लगे। अभी भी आप देखते जाओ, वहाँ का जीसस मेरे से बात करेगा, मुझे देखेगा। आप मेरी बातों पर यकीन मत करिए, लेकिन अपनी आंखों पर यकीन करिए। माँ की मदर मिर्सलिन को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन मिर्सलिन कहने लगती है कि रुको रुको, 2 मिनट रुको, जीसस को देखो, उस स्टैचू को देखो, वो जीसस मुझसे बात करेंगे, मेरे गुनाह सुनेंगे। इस तरह से मिर्सलिन उस जीसस की स्टैचू पर अपनी उंगली उठाकर दिखाने लगती है। अब पता नहीं किसको वो चीज नजर आती है। चर्च में जो जीसस की स्टैचू होती है वो अपने आप हिलने लगती है। आंखें खोलकर शायद मिर्सलिन को देखती है। ये सारी चीजें देखकर वो मदर बेहोश गिर जाती है। मिर्सलिन कहने लगती है कि फादर क्या गॉड मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? फादर कहने लगता है हाँ माफ कर देगा, क्योंकि वो गॉड है। मिर्सलिन कहने लगती है कि फादर हमेशा मेरे कानों में एक आवाज गूंजती रहती है, वो आवाज मुझे कुछ करने के लिए कहती है। मैं जानती हूँ कि वो गलत काम है, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ वो काम करने के लिए। ये मेरा महीना है, इस महीने में मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर आई हूँ अपने गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए। अपने गॉड से कहिए कि मुझे मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इस तरह से अपने हाथ पर खून का सिंबल भी उस फादर को दिखाने लगती है। वो एक शैतानी सिंबल होता है। दूसरी तरफ क्लास में एक टीचर अलीशा के क्लास पर आकर स्टूडेंट से कहने लगता है कि कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आने वाली है, जो लोग गिफ्ट देना चाहते हो दे सकते हो। तो ये सुनने के बाद सागर अपनी बैग से एक गिफ्ट बॉक्स निकालकर अलीशा के पास रख देता है। एक्चुअली ये सागर पढ़ाई में इतना खास नहीं होता, हमेशा बाहर ही रहता है क्लास से। जब क्लास में कोई भी नहीं होता, अलीशा उस गिफ्ट को अपने बैग में रखकर घर जाने लगती है। ये देखकर सागर की वो लड़की फ्रेंड अलीशा से पूछने लगती है कि तुम जानती हो ना अलीशा कि वो सागर तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी उसे बता दो ना कि तुम उससे प्यार करती हो या नहीं। अंदर की बात ये होती है कि एक्चुअली अलीशा भी सागर से प्यार करती रहती है, लेकिन इसने भी कभी इजहार नहीं किया। अब अलीशा की नजरों को देखकर सागर समझ जाता है, बहुत खुश होने लगता है कि अलीशा भी इससे प्यार करती है। एक गाना भी इमेजिनेशन कर लेता है। उसके बाद वहाँ की मदर अलीशा के पास आकर कहने लगती है कि अलीशा आज चर्च में तुम्हारी माँ आई थी, पता नहीं कुछ अजीब की बातें बड़बड़ा रही थी। अकेले फादर से मिलने के लिए गई थी, उसके बाद फादर को कुछ ज्यादा बुखार आ गया। अलीशा वो पहले की तरह मिर्सलिन नहीं रही, तुम अपनी माँ को संभालो बेटा। उसके बाद अलीशा घबराते हुए अपनी छोटी बहन को लेकर वापस अपने घर पर आने लगती है कि पता नहीं माँ ने चर्च में जाकर क्या कांड कर दिया। वो मिर्सलिन घर के बाहर होती है। अलीशा हल्के से डांटने लगती है कि माँ मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम घर छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाओगी। मिर्सलिन कहने लगती है अरे बेटा मैं कहीं पर भी नहीं गई, मैं तुम दोनों का आने का इंतजार कर रही हूँ यहीं पर। अलीशा पूछने लगती है कि माँ तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो, सुबह में एक जैसी होती हो, रात में एक जैसी होती हो। मिर्सलिन सडनली बदल कर गुस्सा करने लगती है, तुम ज्यादा चीखो मत, सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। इस तरह से दोबारा अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है कि बेटा सारे लोग समझ रहे हैं कि मैं पागल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी मुझे देख रहा है मैं उनकी उंगलियों को काटकर चबाकर खा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। तुम ही बताओ मैं क्यों ऐसा करूँगी, क्यों मुझे ऐसा लगता है। अलीशा कहने लगती है ठीक है माँ तुम पहले घर चलो। मिर्सलिन कहने लगती है अरे रुको अलीशा, मैं तो श्याम अंकल के पास जाने वाली थी दूध लाने के लिए। अलीशा कहने लगती है ठीक है तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ दूध। इस तरह से अलीशा जब दूध लाने के लिए जा रही होती है तो मिर्सलिन बहुत ही अजीब तरह से हंसने लगती है, जैसा लगता हो कि जानबूझकर अलीशा को वहाँ पर भेजा गया है इसने। जब अलीशा उस श्याम के घर पर जाती है तो वो घर का दरवाजा तो बंद होता है, बुलाती है लेकिन कोई भी जवाब ही नहीं देता। तभी अलीशा एक शॉकिंग चीज देखकर ये बहुत डरने लगती है। दरवाजे के बाहर कुछ उंगलियां लटक रही होती है। डर के मारे अलीशा फटाफट से अपने घर पर भागने लगती है। अंदर आकर देखने पर इसकी छोटी बहन कोने में जाकर रो रही होती है। पूछने लगती है कि आयरिन तुम्हें क्या हुआ, माँ कहाँ पर है, कहाँ पर गई वो। उसी वक्त अलीशा ये देखती है कि इसकी माँ किचन में कुछ कर रही है। जब धीरे धीरे अपनी माँ के पास जाती है तो मिर्सलिन एक चाकू से अपनी उंगली काटने की कोशिश करती रहती है। अलीशा फटाफट से अपनी माँ को साइड में लाकर इसकी मरहम पट्टी करने लगती है। पूछने लगती है कि माँ तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो,
क्या हुआ तुमको अचानक से? मुझे बहुत ही डर लग रहा है माँ। मेर्सिलिन भी थोड़ा होश में आकर अपने बच्चों को देखकर बहुत रोने लगती है। अलीशा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे बच्चे खुद मुझे देखकर डर रहे हैं। खैर, रात होने के बाद ये तीनों डिनर करने के लिए बैठते हैं। मेर्सिलिन अपने बच्चों से कहने लगती है कि खाने से पहले चलो हम प्रे करते हैं। तो अलीशा भी ठीक है समझकर अलीशा उसकी छोटी बहन नॉर्मल से प्रे करने लगते हैं। लेकिन वो बेवड़ी साली का प्रेयर कुछ अलग ही लेवल का होता है। प्रेयर के नाम पर कुछ अजीब के मंत्र पढ़ते हुए अजीब की हरकतें भी करने लगती है। उसके बाद एक जानवर की तरह खाने लगती है, मुंह में ठोस ठोस के, लगता है सालों से भूखी है। आजकल अपनी माँ की हरकतों को देखकर अलीशा बहुत दुखी होती है। खैर, सुबह होने के बाद अलीशा अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। मेर्सिलिन कहने लगती है, अरे नहीं बेटा, तुम स्कूल जाओ। अच्छा चलो एक काम करो, तुम मुझे घर के अंदर रखकर लॉक कर लो, मैं घर में ही रहूंगी, कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। अलीशा कहने लगती है, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मेर्सिलिन दोबारा अजीब की हरकतें करने लगती है। अलीशा, मैं जो बता रही हूँ वो करो, तुम मुझे घर के अंदर बंद करके जाओ। अगर मैं बाहर जाकर दोबारा कुछ उठपटांग सी हरकतें कर दिया तो अलीशा भी उसी तरह से अपनी माँ को घर के अंदर रखकर लॉक करके स्कूल जाती है। उसके बाद जब अलीशा अपनी क्लास में बैठी होती है तो उसकी कानों में कुछ अजीब की आवाजें गूंजने लगती है और इसी तरह इसके साथ कुछ अजीब की घटनाएं भी पेश आने लगती है कि जैसे क्लास के सारे स्टूडेंट्स फ्रीज हो चुके हैं, ये अकेली क्लास में हिल रही है। ये चीज देखकर अलीशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बाद में अलीशा को पता नहीं क्या हो जाता है, वो ड्राइंग करने के बजाय अपनी किताब में अजीब की लाइंस ड्रॉ करने लगती है और इसी तरह से खिड़की में इसको कौवा नजर आता है। उस कौवे को जाने के लिए कहती रहती है, शू जाओ यहाँ से, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को वो कौवा नजर ही नहीं आता, सिर्फ अलीशा को ही नजर आते रहता है। अलीशा की हरकतें देखकर क्लास की टीचर अलीशा को डांटने लगती है कि अलीशा, मदर की वजह से ही तुम इस क्लास में बैठी हो, वरना तुम्हारी फैमिली की वजह से तुमको यहाँ पर एडमिशन नहीं देना चाहिए। अब तुम प्रिंसिपल के पास चलो, खामखा तुमको क्लास में बिठा लिया। सागर और उसके फ्रेंड्स भी प्रिंसिपल के कमरे के बाहर आकर सुनने लगते हैं कि आखिरकार अलीशा को क्या प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल इसको क्या सजा सुनाएगा। दूसरे सीन में एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। मतलब एक औरत की एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको राइम सुनाती रहती है, लेकिन देखते ही देखते अचानक से वो छोटी बच्ची नजर ही नहीं आती। उस बच्ची के माँ बाप उस बच्ची को हर जगह पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी इनको नजर ही नहीं आती। इसी दरमियान में हमको ये दिखाया जाता है कि वो छोटी बच्ची मेर्सिलिन के पास है, मतलब शायद उसने किडनैप किया होगा, ऐसा दिखाया जाता है। दूसरी तरफ सागर की वो लड़की फ्रेंड अलीशा के पास आकर एक साइकियाट्रिस्ट का नंबर देने लगती है। एक्चुअली सागर ने उस साइकियाट्रिस्ट का नंबर अलीशा को देने के लिए कहा होता है। अलीशा गुस्सा करने लगती है कि तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं पागल हूँ। मोनी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। इस तरह से गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब अलीशा वापस अपने घर पर आती है तो किसी जगह पर काफी सारे लोग जमा हुए होते हैं। अलीशा को ये बात पता चलती है कि वो छोटी बच्ची मिस हो चुकी है, उसके माँ बाप रो रहे होते हैं। अलीशा अपनी माँ पर शक करके फटाफट से अपने घर पर जाने लगती है, कहीं माँ ने कुछ कांड तो नहीं किया। अलीशा की माँ तो घर में ही लॉक्ड होती है। अलीशा दरवाजा ओपन करने पर मेर्सिलिन कहने लगती है, अच्छा आ गए मेरे बच्चे। अलीशा पूछने लगती है कि माँ, क्या तुम बाहर गई थी? मेर्सिलिन कहने लगती है, अरे अलीशा, मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ, तुमने तो दरवाजा लॉक किया ना। उसके बाद दोबारा डिनर करते वक्त मेर्सिलिन प्रेयर करने के लिए कहती है। प्रेयर का नाम सुनते ही बेचारी इरिन की मुंह ही निकल जाती है। खैर, इसी प्रेयर के दरमियान में इनकी घर की लाइट चली जाती है और इसी तरह अलीशा की नानी बार बार दरवाजा खटखटाने लगती है। लाइट वापस आने के बाद अलीशा किचन में जाती है अपनी नानी को खाना देने के लिए। खाना देकर जब वापस आती है तो इसकी माँ इसको नजर नहीं आती। इसकी छोटी बहन बहुत डर रही होती है। अलीशा समझ जाती है इसकी जात का दोबारा इसकी माँ कुछ कांड कर रही है। अपने घर में ही अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन इसकी माँ तो दरवाजे के पीछे ही खड़ी होती है। लगता है छुपन छुपाई भूतों का फेवरेट गेम है। खैर, अलीशा जब अपनी माँ के करीब जाने वाली होती है तो इसके घर के सामान अपने आप हिलने लगते हैं। शायद मेर्सिलिन अपनी जीभ को काट रही होती है। मेर्सिलिन बहुत ही अजीब तरह से हरकतें करते हुए अलीशा के ऊपर सो जाती है। इसके घर के सामान अभी भी हिल रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ गांव वाले अलीशा का घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। यह देखकर अलीशा फटाफट से अपने घर के सामान को सेटरेट करने लगती है कि कहीं किसी को माँ के बारे में शक न हो जाए। बाद में दरवाजा ओपन करने के बाद गाँव वाले घर के अंदर आते हैं। बात यह है कि वो जो छोटी बच्ची मिस हो गई ना, गाँव वाले उसी की तलाश कर रहे होते हैं। तो उस छोटी बच्ची की माँ को मेर्सिलिन पर शक होता है। अलीशा गाँव वालों से कहने लगती है कि एक्चुअली मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, बुखार है, इसलिए आराम कर रही है। खैर, दूसरे दिन कुछ पुलिस वाले उस चर्च के पास आते हैं। शॉकिंग बात यह है कि उस फादर वो मर चुका होता है उसी चर्च में। उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले यहाँ पर आए होते हैं। मदर इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि एक्चुअली कुछ दिनों से फादर की तबीयत ठीक नहीं थी,
वो रेस्ट में थे, पता नहीं वो चर्च के अंदर कब आए। इंस्पेक्टर भी और कुछ पूछताछ करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब अलीशा और उसकी छोटी बहन स्कूल से वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं तो अचानक से एक कौवा अलीशा के कान को जख्मी करके उड़ जाता है और इसी तरह इसके सामने किसी की आंख आकर गिरती है। ये देखकर अलीशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। अलीशा फटाफट से अपने घर पर आकर देखने पर दोबारा इसकी माँ बेवड़ी कुछ अजीब के काम कर रही होती है। मतलब अपने सर को लेकर दीवार से कूदती रहती है। जब अपनी माँ को बुलाती है तो दोबारा इसके घर के सामान अपने आप हिलने लगते हैं। शॉकिंगली इसकी माँ की आंख नहीं होती। मेडिसिन अपनी बेटी का ही गला दबोचने लगती है। एक्चुअली ये तो अपने होश आवाज में ही नहीं होती। खैर दूसरी तरफ उस इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है कि किसी दूसरी जगह पर 2 डेड बॉडीज पाई गई। इंस्पेक्टर उन दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम पर भेजने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो अलीशा हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी होती है क्योंकि इसकी माँ ने इसको बहुत जख्मी किया। सागर उसके फ्रेंड्स अलीशा के पास आकर पूछने लगते हैं कि अलीशा तुमको क्या हुआ, किसने हमला किया, लेकिन अलीशा कुछ भी नहीं बात करती। सागर पूछने लगता है कि अगर किसने भी तुम पर अटैक नहीं किया तो ये जख्म कैसे, कितने लोग हैं तुम्हारे घर में। अलीशा की छोटी बहन इशारों में कहने लगती है कि घर में हमारे 4 लोग हैं, मेरी नानी भी रहती है। सागर शॉक में रह जाता है क्योंकि सागर को इसकी नानी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। सागर और उसका फ्रेंड इसकी दादी को लाने के लिए इसके घर पर जाते हैं। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर 3 डेड बॉडीज को मॉर्चरी पर लाता है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। उनमें से एक उस फादर की भी लाश होती है। जब वहाँ का एक बंदा उस फादर की लाश को टच करता है तो उस रूम के लाइट्स फ्लिकरिंग होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सडनली यहाँ की बिजली भी चली जाती है। जब वापस बिजली आती है तो फादर की लाश जिस प्लेस पर थी वहाँ से बदलकर साइड में आ जाती है। वहाँ का वार्डन डॉक्टर से कहने लगता है कि सर यहाँ पर तो फादर की लाश थी, वो वहाँ पर कैसे आ गई। डॉक्टर समझने लगते हैं कि ये बंदा दारू पीकर अनाप शनाप की बातें बक रहा है। उसके बाद जब उस फादर के कपड़े निकालते हैं तो उस फादर के शरीर के ऊपर काफी सारे सिंबल्स होते हैं और शॉकिंगली वहाँ के सामान भी अपने आप हिलने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों डॉक्टर्स डर के मारे रूम से बाहर भाग जाते हैं। चर्च के लोग भी इंस्पेक्टर के पास आकर कहने लगते हैं कि सर उस फादर का पोस्टमार्टम मत करिए, जैसा बॉडी है वैसे ही हमारे हाथ सौंप दीजिए, आप कुछ मत करिए, आप नहीं जानते हमारे गांव के बारे में। बाद में वो इंस्पेक्टर उन लाशों को लेकर कब्रिस्तान पर आता है दफनाने के लिए। दूसरी तरफ सागर उसका फ्रेंड अलीशा के घर पर जाता है उसकी नानी को लाने के लिए। सागर का फ्रेंड बहुत डरते रहता है। सागर से कहने लगता है अरे यार हम वापस चलते हैं, लेकिन सागर कहने लगता है अरे यार घर में अलीशा की नानी अकेली है, ऐसे कैसे जा सकते हैं। इस तरह से बुलाने लगता है कि नानी आप कहाँ पर हो, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तभी बंद कमरे से आवाज आने लगती है। सागर समझ जाता है कि अलीशा की नानी इसी कमरे में बंदी हुई है। कहने लगता है कि आप दरवाजा ओपन करो, अगर आप दरवाजा ओपन नहीं करोगे तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आऊंगा। लेकिन सडनली वो दरवाजा अपने आप ओपन होता है। अंदर जाकर देखने पर सागर को कोई भी नजर ही नहीं आता। वहीं पर एक छोटा सा बक्सा होता है। उस बक्से के अंदर अलीशा की नानी और उसके हस्बैंड की फोटो होती है। तभी सडनली उस कमरे से कुछ आवाजें आते हुए कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। अपने फ्रेंड को आवाज लगाने लगता है, लेकिन सागर के फ्रेंड को पता ही नहीं चलता कि सागर कहाँ पर है। बहुत ही मुश्किल से सागर उस कमरे से बाहर आने के बाद सागर उसके फ्रेंड को कुछ अजीब की आवाजें सुनाई देने लगती है और उसी तरह उस कमरे में जो क्रॉसेस होते हैं वो अपने आप उल्टे होने लगते हैं। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में जो बंदा कब्र खोद रहा होता है ना, तो शॉकिंगली उस कब्र के अंदर एक फ्रेश लाश नजर आती है इसको। ये और कोई नहीं अलीशा की नानी होती है, इसी का नाम होता है विक्टोरिया। इस तरफ पता नहीं सागर के फ्रेंड को क्या हो जाता है, वो अपने आप को जख्मी करते हुए सागर को भी बहुत मारने पीटने लगता है। अब अलीशा के घर में आवाजें सुनने के बाद कुछ गांव वाले उस घर के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि सागर और उसका फ्रेंड एक दूसरे में झगड़ा कर रहे हैं। सागर का फ्रेंड सागर को उठा के बाहर पटक देता है। उसके बाद वो नजर नहीं आता। गांव वाले भी बहुत डर जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सागर अपने फादर को लेकर उस इंस्पेक्टर के पास जाकर कल रात जो हुआ वो बताने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि कल रात से सागर का फ्रेंड मिसिंग है। इंस्पेक्टर भी सागर के फादर से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो गांव ही अजीब है, पता नहीं क्या क्या कहानियां बता रहे हैं। इसी दरमियान में इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को उस गांव की फाइल ढूंढने के लिए कहा था, तो उस कांस्टेबल को एक फाइल मिलती है। उस फाइल के अंदर एक VCR कैसेट होती है, उसको प्ले करने लगते हैं। उस वीडियो में कुछ डॉक्टर्स एक बंदे का पोस्टमार्टम करने वाले होते हैं। वो स्पेशलिस्ट कहने लगता है कि पहले तो हमको एक डेड बॉडी के बारे में पता चला, मतलब खुदाई करने पर एक डेड बॉडी पाई गई, लेकिन वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे ऐसे कुछ और डेड बॉडीज पाए जाने लगी। सो मद्रास गवर्नमेंट ने मुझे असाइन किया इस केस को स्टडी करने के लिए। डेड बॉडी को स्टडी करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि ये डेड बॉडी तो मर चुकी है, लेकिन बॉडी में के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। और एक और शॉकिंग बात यह है कि ब्रेन सेल्स भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब इसी एग्जामिन के दौरान वहाँ के मुर्दे अपने आप हिलने लगते हैं। मार्च रूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। कुछ डॉक्टर्स
वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। जो मेन डॉक्टर होता है ना वो ऐसा ही खड़ा रहता है। उसके बाद शायद वहाँ की लाइट चली जाती है या तो फिर कुछ हो जाता है, ये वीडियो खत्म हो जाती है। वो इंस्पेक्टर सागर से कहने लगता है कि सागर, तुमने सिर्फ कैसेट में देखा लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा उस मॉर्चरी में क्या हुआ। तुम इस मामले में इन्वॉल्व मत हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। खैर दूसरी तरफ सागर का वो फ्रेंड स्कूल के टेरेस के ऊपर चढ़ा होता है और उसी तरह से इसकी बॉडी पर भी अजीब के सिंबल्स होते हैं। वो बंदा फटाक से नीचे गिरकर अपनी जान दे देता है। सागर तो अपने फ्रेंड को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। दूसरी तरफ वो चर्च की मदर मिर्सलिन के पास आती है। मतलब वो मिर्सलिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही होती है, फिलहाल होश में नहीं होती। मदर कहने लगती है कि देखा ना मिर्सलिन, तुमने क्या किया, अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने बच्चों की जिंदगी भी तुमने बर्बाद कर दी। ऐसा कहकर जब जाने वाली होती है तो मिर्सलिन मदर का हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद सागर और इंस्पेक्टर मिर्सलिन के पास आते हैं। शॉकिंगली मिर्सलिन वहाँ पर मौजूद नहीं होती और उसी तरह से सारे कमरे में खून से कुछ सिंबल्स भी लिखे होते हैं। सागर फटाफट से पोस्टमार्टम रूम पर आता है चेक करने के लिए। शॉकिंगली सागर को फ्रीजर में मदर की डेड बॉडी नजर आती है। ये देखकर सागर तो डर के मारे भाग ही जाता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मिर्सलिन नन के कपड़े पहनकर अपनी छोटी बेटी को अपने साथ ले जाने लगती है स्कूल से। सो ये जानने के बाद पुलिस वाले अलीशा के घर पर आते हैं उस बच्ची को वापस लेने के लिए। इनके साथ सागर भी होता है तो सागर उसी घर में आयरिन को देखकर उसे बाहर लाता है। इंस्पेक्टर बाकी कांस्टेबल से कहने लगता है कि तुम फटाफट से उस औरत को फाइंड आउट करो। इसे ढूंढने के चक्कर में वो कांस्टेबल्स अपने आप को शूट करके मर जाते हैं। और इसी तरह से उस कमरे में काफी सारे लोगों के उंगलियां लटक रही होती है। एट द सेम टाइम घर के बाहर गांव वाले बाकी पुलिस वालों पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि इंस्पेक्टर ने मिर्सलिन को अरेस्ट करके जीप में बिठा चुका होता है। अब ज्यादा लोग हो जाने की वजह से इंस्पेक्टर अपनी गन से उन लोगों को डरा धमकाकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद सागर एरिन को अपने घर ले जाता है क्योंकि एरिन का तो अब इसके अलावा कोई भी नहीं। उसी रात जब सागर सोने की कोशिश कर रहा होता है तो इसको नींद ही नहीं आती। कभी अलीशा की याद आती है, कभी अलीशा की माँ की, कभी अपने फ्रेंड की याद आती है। इसके कानों में अजीब अजीब की आवाजें गूंजने लगती है। कुछ समय के बाद कोई चीज लेकर सागर अपने कान को जख्मी कर लेता है। उसके बाद सागर के माँ बाप नींद से जागकर सागर को फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं। खैर दूसरे दिन वो सागर इंस्पेक्टर के पास आकर कहने लगता है कि अंकल, फादर के मरने के बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। शायद हम फादर के घर पर जाकर तलाशी लेंगे, कुछ सबूत मिल सकता है। सागर की बात पर दम होता है जिसकी वजह से इंस्पेक्टर और सागर चर्च के फादर के घर पर जाकर तलाशी लेने लगते हैं। तो वहाँ पर इन दोनों को एक फोटो मिलती है। उस फोटो में चर्च का फादर उसी तरह से कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। फोटो के पीछे नाम भी होते हैं। तो उसी नेम्स को फॉलो करते हुए ये दोनों दूसरे गांव पर जाते हैं एक बंदे से मिलने के लिए। उस एड्रेस पर एक बूढ़ा बंदा होता है जो खटिया पर लेटा होता है। सागर कहने लगता है कि सर, हम हस्तिनापुरम के बारे में जानने के लिए आए हैं। फादर जेवियर थे ना, उनकी मौत हो चुकी है। यह सुनने के बाद ये बूढ़ा बंदा बहुत घबराने लगता है। इन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों फटाफट से यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन बाद में सागर अलीशा और अपने फ्रेंड के बारे में बताकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर आप हमको उस गांव के बारे में बताओगे तो तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना पता नहीं और कितनी लोगों की मौत हो जाएगी। बूढ़ा बंदा कहने लगता है कि उस सब की वजह विक्टोरिया है। जो भी हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1950, जहाँ पर वही हस्तिनापुरम को दिखाया जाता है। वो गाँव तो बहुत ही सुंदर होता है लेकिन गाँव वालों के रिचुअल्स बहुत ही अजीब होते हैं। सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं लेकिन गाँव वाले एक अलग ही मूर्ति की पूजा करते हैं। गाँव वाले अपनी अच्छाई के लिए जानवरों की बलि भी दिया करते थे उस मूर्ति के पास जाकर। इसी गांव में एक बंदे को दिखाया जाता है जब इसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है तो ये बंदा मुर्गी के बच्चों को उस स्टैचू के पास ले जाकर फेंक देता है, सैक्रिफाइस। अब शैतान को तो नहीं पता लेकिन तभी एक कौवा आकर इन चूजों को उड़ा ले जाता है। इसी गाँव में विक्टोरिया नाम की एक औरत होती है। इसी का बेटी का नाम होता है मिर्सलिन, जो सारे गांव से अलग होती है, मतलब गॉड पर यकीन करने वाली। और उसी तरह से कुछ एक्शन की वजह से विक्टोरिया का हस्बैंड हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, सम काइंड ऑफ ए पैरालाइज। लेकिन विक्टोरिया अपने हस्बैंड की, अपनी बेटी की बहुत केयरिंग करती रहती है। भगवान पर ही भरोसा रखकर बैठी होती है कि कभी न कभी इसका हस्बैंड ठीक हो जाएगा, दोबारा काम पर जाने लगेगा। उसके बाद एक दिन वो जो प्रेग्नेंट औरत होती है ना, वो एक बच्चे को डिलीवर करती है। लेकिन उस बच्चे की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है जिसकी वजह से विक्टोरिया उस बच्चे के पास आकर मेडिसिन वगैरह देने की कोशिश करने लगती है, प्रे भी करने लगती है। लेकिन उस औरत का पति विक्टोरिया से झगड़ा करके
वहाँ से भेज देता है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चली जाओ। और कुछ दिन गुजरने के बाद शायद उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वो बंदा उस मूर्ति के पास जाकर अपनी जबान काट कर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। उस बंदे की बीवी यहाँ पर आकर बहुत रोने लगती है कि इसका पति तो मर गया, अब इस दुनिया में मेरा कौन है। लेकिन गाँव वालों के लिए सारी चीजें नॉर्मल होती है। और कुछ दिनों के बाद विक्टोरिया का हस्बैंड मर जाता है, लेकिन विक्टोरिया इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं होती कि इसका हस्बैंड मर चुका है। उसके बाद विक्टोरिया उस औरत को अपने घर के पास बुलाकर कहने लगती है कि अब भगवान पर भरोसा रखना बेकार है। इस तरह से ये दोनों विक्टोरिया के हस्बैंड को लेकर उस मूर्ति के पास जाने लगते हैं। मतलब विक्टोरिया डिसाइड कर लेती है कि उस शैतान की पूजा करके अपने हस्बैंड को दोबारा जिंदा करेगी। विक्टोरिया उस मूर्ति के थोड़ी दूरी पर जाकर खुदाई करती रहती है। वो औरत कहने लगती है कि विक्टोरिया तुम ऐसा मत करो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर मरे हुए बंदे को तुम जिंदा भी करोगी तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन विक्टोरिया नहीं मानती, कहने लगती है कि भगवान ने इंसानों को सफर करने के लिए पैदा किया, अगर ऐसा ही है तो इंसानों को क्यों पैदा किया। विक्टोरिया को उस गड्ढे के अंदर वो किताब मिलती है, वही मरे हुए लोगों को जिंदा करने की किताब जो फर्नांडिस ने आर्मिलियोस को दिया था। तो उस किताब के हिसाब से विक्टोरिया रिचुअल करना स्टार्ट करती है। लेकिन तभी कुछ गाँव वाले यहाँ पर आकर विक्टोरिया को बहुत मारने पीटने लगते हैं, रिचुअल को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन विक्टोरिया उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगती है। लेकिन बाद में शायद गांव वाले उस विक्टोरिया को मार देते हैं। प्रेजेंट डे पर वो बूढ़ा बंदा कहने लगता है कि वो विक्टोरिया के रिचुअल के बाद गांव वालों को अजीब अजीब की बीमारियां आने लगी। अब ऑफकोर्स उस गांव में फर्नांडिस के मानने वाले बंदे होते हैं, कहने लगते हैं कि हमारे गांव की प्रॉब्लम को रोकने के लिए बलि देनी होगी, वही एक रास्ता है। सो उस दिन से लेते हुए आज तक उस गाँव में जो भी प्रॉब्लम आती वहाँ के लोग नरबलि देने लगे। कई साल पहले विक्टोरिया ने अपने मरे हुए हस्बैंड को वापस लाने का सोचा, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए विक्टोरिया अब ये काम अपनी बेटी के हाथ करवाना चाहती है। उस दिन मेरे साथ जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था वो सारे लोग मर गए, मैं ही बहुत ही मुश्किल से बच पाया। और उसी तरह हर 10 साल के बाद गाँव वाले एक रिचुअल को फॉलो करते हैं। उस ट्रेडिशन से पहले ये सारी घटनाएं पेश आती है। लोग अपने आप को हट करते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। उस गांव के बारे में जानकर फादर जेवियर और वो मदर बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने लगे, इसलिए वहाँ पर स्कूल बनवाई। दूसरी जगह पर सारे गांव वाले किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं। जो पुराने लोग होते हैं वो लोग यही कहने लगते हैं कि हमारे गांव में जो ट्रेडिशन है उसको करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे ग्रुप का ये कहना होता है कि सबकी वजह मिर्सलिन है। मिर्सलिन जिस भी घर में गई थी उनके हाथ की उंगलियां कट कर दिया, वही लोग अफेक्टेड है। दूसरी तरफ सागर उस बूढ़े बंदे से पूछने लगता है कि आखिरकार हम लोग इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं। बूढ़ा बंदा कहने लगता है कि मैंने सुना है कि उस गाँव में एक किताब है मिलिशियस मैग्नस, जो शैतान की किताब है, अगर उसको जला देंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती है। लेकिन मैंने सुना है कि गांव वाले उस किताब की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि गांव वालों को यही मानना होता है कि अगर उस किताब को डिस्ट्रॉय कर देंगे सारा गांव भी सर्वनाश हो सकता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है, जिसका मतलब इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और दूसरे पार्ट की शूटिंग भी शायद खत्म हो चुकी है, क्योंकि लास्ट सीन में सेकंड पार्ट के कुछ ग्लिम्स भी दिखाया जाता है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।